हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, हम आजकल कर रहे हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन, और सैम्पल पेपर के 4 सेक्शन मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूं। और आज के लेक्चर में हम केवल सेक्शन नंबर ई करेंगे, जिसमें हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं और बहुत ही आसान है। लास्ट वीडियो में मैंने सेक्शन नंबर डी कराया था, जो कि बहुत लेंथी था, कई क्वेश्चन उसमें कुछ टिपिकल लेवल के भी थे, लेकिन सेक्शन नंबर ई मैंने देखा है, बहुत ही आसान है। आप केस स्टडी के नाम से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि भाई केस स्टडी क्वेश्चन है तो ऐसा क्या आ जाएगा। वही सब नॉलेज है, वही सब बातें हैं जो आपने पहले पढ़ रखी हैं, उनको बस एक स्टोरी के रूप में, एक छोटी सी कहानी के रूप में स्टेटमेंट को बस मॉडिफाई करके आपको दिया जाएगा। रिजल्ट्स वही यूज होंगे जो सारा आपने अपना एनसीईआरटी के मैथ्स में पढ़ा है। तो चलिए हम चलते हैं सेक्शन नंबर ई। देखो यहाँ पर ये अपना हिंदी मीडियम था, ठीक है, ये हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर अपना इंग्लिश मीडियम में है, तो उसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखो, पहले तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या क्वेश्चन है? अ टॉय कंपनी कैलकुलेट इट्स प्रॉफिट बाय दिस प्रॉफिट फंक्शन। ये आपको एक प्रॉफिट फंक्शन दिया गया है जो कि आपका है px इज इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वेयर, ठीक है। अब ये क्या कहता है? देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें क्या केस स्टडी है? कुछ भी नहीं है, बस आपको ये एक डायग्राम दिखा दिया कि भैया ये टॉयज है जो इंडिया में बन रहे हैं और उनका ये प्रॉफिट फंक्शन है। तो ऐसा क्वेश्चन तो आपकी बुक में भी है, प्रॉफिट फंक्शन का भी है, कॉस्ट फंक्शन का भी है, तो उसी को बस यहाँ टॉय से जोड़ दिया इन्होंने। अब ये कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा फॉर px। अब लोकल मैक्सिमा का क्वेश्चन तो बहुत आसान है। कैन वी अप्लाई हेयर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट? यस, हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इजी होता है। वाई? भाई उससे हमें कैलकुलेट करना, और मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही प्रेफर करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारा थोड़ा टिपिकल होता है। तो देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट क्या है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आपने निकालना है। तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा p डैश एक्स 41 का 0 माइनस 72, और इसको करोगे तो माइनस 36x, है ना। तो ये हो गया माइनस 36x माइनस 72, और डबल डेरिवेटिव भी साथ के साथ पहले हम निकाल लेते हैं। तो इसका तो जो डेरिवेटिव है x का तो 1 हो जाएगा, तो माइनस 36, और इसका हो जाएगा 0। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो ये डबल डेरिवेटिव है ये क्या आ रहा है, माइनस 36 यानी नेगेटिव आ रहा है, और इसमें x कहीं भी नहीं है, x कहीं भी नहीं है। यानी कि जो पॉइंट इसको 0 पुट करके आएगा उसको रखने पर या ना रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाता है। तो वो पॉइंट निकालने के लिए अब आप क्या करो कि आप p डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर दो। तो माइनस 36x माइनस 72 इज इक्वल टू 0, माइनस 36x इज इक्वल टू 72, 36 दूनी 72, एक तरफ नेगेटिव है और एक तरफ पॉजिटिव, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। और इस वैल्यू को यहाँ रखने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस बात को यहाँ लिखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू -2 तो p डबल डैश की वैल्यू -2 पर नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन px है, दैट फंक्शन, ये बात अब आप लिखेंगे कि इट इम्प्लाइज दैट px इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -2, या इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ यूज कर सकते हैं बिकॉज इट्स ईजियर, आप ये लिख देंगे, ठीक है, और ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, और मुझे बताइए कि क्या ये मुश्किल था? ये बिल्कुल, देखो पूरा एक फ्रेम में मैंने कर दिया है, ठीक है, आप उसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, तो बिल्कुल आसान था। अब देखो दूसरा पार्ट और भी आसान है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी? तो कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? तो बेटा जी ये तो आपका प्रॉफिट फंक्शन है, और ये मैक्सिमम कब है? जब x की वैल्यू -2 है। तो इसके अंदर x की वैल्यू -2 रख दो, तो आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी का आ जाएगा।
तो यहीं पर मैं करती हूँ, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ पी एक्स की वैल्यू, सेकंड पार्ट करवा रही हूँ अब मैं। ये आपका पी एक्स है आपका 41 माइनस 72x, मेरे सामने पेपर है इसलिए मैं उसमें से आपको बता रही हूँ। आप अपना स्क्रॉल करके अपना वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। स्टेटमेंट आपने नोट कर ही ली होगी। तो इसके अंदर आपने p की वैल्यू -2 पुट कर देनी है। तो ये हो गया 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 इंटू -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 41, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 144, 2 2 जा 4, 18 4 जा 72, 18 चौक 72 होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 41 प्लस 72, 2 और 1 3 और 7 और 4 11, 113 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये देखो कि भाई x क्या है, x वो है प्रोडक्शन उसका, अगर वो -2 आप x की वैल्यू है तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी का 113 है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 113 है, 113 है। ये आपका पूरा क्वेश्चन मैं एक सिंगल फ्रेम में करके आपको यहाँ शो कर देती हूँ, ज़्यादा छोटा नहीं हुआ है, आप इसको पोज करके अपना देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है आपका, बस इतना ही है ये पूरा क्वेश्चन। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई मुश्किल नहीं था इसमें, केस स्टडी वाली ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमें घबराना पड़े इसके लिए कि भैया पता नहीं क्या पूछेगा। अब आ जाओ सेकंड केस स्टडी पर, 37। ये देखो क्या दिखाया इसने दिखाया कि भाई ये एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है और अब इसने क्या कहा, राधा हैज ए फॉन्ड ऑफ, नहीं राधा आवाज आना चाहिए था, चलो राधा हैज ए फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स, राधा को पतंग उड़ाने का बड़ा शौक है। टुडे आफ्टर टेकिंग मैथ्स एग्जाम शी इज़ फ्लाइंग काइट टू रिलीज द एग्जाम स्ट्रेस, मैथ्स का एग्जाम देने के बाद वो अपना पतंग उड़ा रही है। यहाँ तक कुछ भी नहीं है स्टेटमेंट में। हर काइट इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व हैविंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, बस कुछ भी नहीं है केस स्टडी के नाम पर यहाँ पर कि भैया ये जो पतंग उड़ रही है, जो कर्व उसका बन रहा है, उस कर्व की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन तो आप करते आ रहे हो, तो इसको यहाँ हम ऐसे कर लेते हैं। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्लियर हो गया। व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट, 3 तरह की आपके डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी। आपका एक वेरिएबल सेपरेबल का आता है, एक होमोजीनियस का आता है, और ये जो पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही है, इसका स्टाइल देखते ही हम सबको पता लग रहा है कि दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ए पार्ट का पहला आंसर होगा इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताना है आपने, तो इसी के अंदर आ जाएगा ऑर्डर 1 है। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है, और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री होती है। तो dy/dx की जो पावर है यहाँ वो 1 है, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में से आ गया। अब इसके सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अलोंग विच काइट इज फ्लाइंग। अब हमारे इस काइट से कोई लेना देना नहीं है, हमें इसका केवल जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो हम पूरी स्टेटमेंट को यहाँ साइड में करते हैं, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो हमारा मेथड लगता है हम उसी से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको और ऊपर स्लाइड, पहले मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। और अब हम इस पेज को ऐसे अपना ब्लैंक कर लेते हैं। अब देखते हैं, अब ये लीनियर इक्वेशन है तो इसको कंपेयर कर लो। किससे कंपेयर करोगे, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू से। तो y का जो कोफिशिएंट 2 है वो तो p हो जाएगा, क्यू अपना हो जाएगा साइन एक्स। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन 1 मार्क में भी आपसे पूछा जा सकता है। बच्चे मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि 10+2 का लगभग 98% सिलेबस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। तो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो मेरे वीडियोज़ से आप कर सकते हो। होम पेज पर जाओगे, जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपको क्लास वाइज सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएंगी। दूसरी बात मैं बता दूं कि पिछले 2 साल से मैं सुपर फास्ट रिवीजन प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करके सीरीज ला रही हूं। तो आप प्रीवियस ईयर की सुपर फास्ट रिवीजन देखकर भी अपना एक चैप्टर पर्टिकुलर रिवाइज कर सकते हैं, फिर अपने पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको तुरंत मैसेज भी मिल जाए, ठीक है ना। और शेयर करें, मुझे भी अच्छा लगता है, टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है।
चलो भाई, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे आ जाओ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मैं बता रही थी कि एक नंबर में आपसे पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। तो ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। तो ई पी कितना है 2 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स, तो 2 की तो इंटीग्रेशन होगी नहीं, 2 के साथ 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, तो ई रेज टू पावर 2x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब आपने निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला बस आपको सिर्फ ये याद रखना है, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रेशन का साइन क्यू मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, और इससे हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू पावर 2x, और राइट साइड में आ जाएगा क्यू कितना है, ये है अपना साइन x मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू पावर 2x dx प्लस सी। अब अगर हम इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तब आता है जब हमें x और y की वैल्यू गिवन होती है। अब केवल ये इंटीग्रल बच जाता है, पूरे टर्म को हम साथ लेकर नहीं चलेंगे, हम पहले इस इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि आपने एक बात ध्यान देनी है, अगर आप रिवीजन कर चुके हो या चैप्टर कर चुके हो, साइन और ई रेज टू पावर एक्स जब भी इकट्ठे आते हैं तो ये इंटीग्रल कभी भी खत्म नहीं होता है, तो इसको सेपरेट लेकर हम करेंगे। तो यहाँ हम ले लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू पावर 2x dx। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें आइलेट का मेथड यूज करना पड़ता है ना भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट ले लिया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड। वैसे इन क्वेश्चंस में कोई पर्टिकुलर रूल होता नहीं है, आप चाहें तो एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट ले सकते हैं और उसको अपना सेकंड ले सकते हैं। आप इसको सेकंड और इसको फर्स्ट ले लो, क्योंकि दोनों ने एलिमिनेट तो होना नहीं है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन की इंटीग्रेशन, ठीक है ना। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और कंप्लीट की इंटीग्रेशन, ठीक है, यही चलता है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा ई रेज टू पावर 2x कोस एक्स माइनस, अब इस पे ध्यान देना, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x, ई रेज टू पावर 2x को फिर करोगे तो 2 आएगा, साइन की हो जाएगी माइनस, जो कि यहाँ जाकर हो जाएगी cos x dx प्लस c1। इस 2 को आप बाहर कर देंगे, जो कि मैं यहीं पर कर रही हूँ पहले ही, है ना। एक स्टेप मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से। अब इसको एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे, बाकी टर्म्स एज इट इज रह जाएंगी। माइनस ई रेज टू पावर 2x cos x प्लस 2। अब ध्यान देना, फर्स्ट फंक्शन cos x की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 ई रेज टू पावर 2x cos की इंटीग्रेशन sin x dx, और c1 पहले से था, एक c2 और आ जाएगा। क्लियर है। इसको अब सॉल्व कर लो, माइनस ई रेज टू पावर 2x cos x, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स। आप इन्हें माइनस वगैरह मत समझ जाइएगा, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारा अरे एक मिनट, इसको एक बार इरेज कर दूँ। हाँ जी, अब देखो, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस, अब मेरी बात को सुनना, यहाँ एक ब्रैकेट थी आपकी, ये एक ब्रैकेट थी, और ये ब्रैकेट यहाँ डबल हो रही है, तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 अंदर जाके तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स dx, और c2 और c1 को मिलाकर हम दोनों कांस्टेंट को मिलाकर कर देते हैं c3। क्लियर है यहाँ तक बात। लेफ्ट साइड में आपका i चल रहा है, जिसे आपने भूलना नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस i पे फोकस करो, इस i को देखो एक बार ध्यान से, ये क्या है, ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स, ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स, तो ये भी तो आपका i हो गया, ये आपका फिर से क्या हो गया, i हो गया। तो एक i आपका लेफ्ट में था, राइट साइड में आ गया। आप इन दोनों में से ई रेज टू पावर 2x को कॉमन ले लो, तो ये यहाँ से पहले सेकंड टर्म को उठा रही हूँ मैं 2 साइन एक्स, फिर इस फर्स्ट टर्म को उठा रही हूँ माइनस कोस एक्स, ये तो कॉमन आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा i प्लस c3। i मीन्स जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब इन दोनों i को आप कंबाइन कर दो, तो ये
4i लेफ्ट में i में ऐड होगा तो ये बन जाएगा 5i इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस c3। हमें i की वैल्यू चाहिए तो 5 को यहाँ से उठाकर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो वो 5 यहाँ आ जाएगा और वो 5 यहाँ। इस पूरे कांस्टेंट को फिर से आप c3 डैश या c4 कोई भी नाम अपना यहाँ दे सकते हो, तो इसका नाम मैं रख दूंगी c4। ये आ गई आपकी i की वैल्यू। अब ये दोनों ही चीज़ों को मैं एक छोटे से एक फ्रेम में लाना चाह रही थी कि ये हमारा था जनरल सॉल्यूशन जिसमें ये हमने i माना था और इस i की वैल्यू ये आ गई है। तो इस वैल्यू को अब हम यहाँ पुट करेंगे तो बाकी क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करके और इस y में अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन गया y मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू पावर 2x और इस इंटीग्रल की वैल्यू है ई रेस टू पावर 2x बाई 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस में c4 और एक c ऑलरेडी है तो दोनों को मिलाकर हमें कांस्टेंट c कर देंगे। लेकिन अब मेरी बात सुनो, ई रेस टू पावर 2x यहाँ भी है यहाँ भी है तो दोनों तरफ ई रेस टू पावर 2x से डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, है ना। अगले स्टेप में यहाँ ई रेस टू पावर 2x से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी ई रेस टू पावर 2x से, और इस पूरे कांस्टेंट को भी एक दो स्टेप में स्किप कर रही हूँ यहाँ पर आप समझ जाएंगे। तो ये तो कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ जाएगी, इससे ये कैंसिल हो गया और ये बन गया 1/5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये पूरा कांस्टेंट बन गया c डैश और इसको ऊपर ले जाओ ई रेस टू पावर माइनस 2x और ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारी गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में है, कोई चीज़ बाहर से पूछी नहीं गई। ये क्वेश्चन शायद आपको एनसीईआरटी में मिल भी जाएगा और नहीं मिले तो कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, ये है बेटे अब आपका लास्ट क्वेश्चन 38 इस तरफ हिंदी मीडियम में। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, बहुत आसान है, मुझे समझ नहीं आ रहा इसने ये क्वेश्चन केस स्टडी में दे ही क्यों दिया। 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, आप अभी स्टेटमेंट खुद पढ़ोगे ना, ये देखो ऊपर तो एक घड़ी दिखा रखे उसको भूल जाओ और मेन स्टेटमेंट पर आ जाओ, पढ़ो जल्दी से। राम सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन 29th ऑफ February। राम का बर्थडे 29 फरवरी को आता है। ऑन हिज बर्थडे हिज फ्रेंड्स प्ले ए गेम विद हिम, उसके दोस्तों ने एक गेम खेला। दे प्रॉमिस टू प्रेजेंट हिम ए न्यू वॉच इफ हिज एनी रैंडमली सिलेक्टेड बर्थ ईयर कंटेन्स 53 ट्यूजडेज। पहली बात 29 फरवरी हर साल आती नहीं है, लीप ईयर में आती है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे बर्थडे वाले साल में 53 ट्यूसडे आ गए तो हम तुम्हें घड़ी गिफ्ट कर देंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ डेज, ध्यान से सुनना, व्हाट आर ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ डेज एट द लास्ट 2 days ऑफ द सिलेक्टेड बर्थ ईयर। 10th क्लास एनसीईआरटी आप उठा लेना, ये क्वेश्चन वहाँ पर हैं, ये 10th क्लास के बोर्ड में भी आते हैं ये वाले क्वेश्चन, तो ये आपके लेवल का तो है ही नहीं। ये कह रहा है कि जो बर्थ ईयर उसका सिलेक्ट किया गया, कोई भी बर्थ ईयर 2000 सिलेक्ट कर लिया मान लो उन्होंने, या एवरी 4 ईयर ले लो तो 16 और 20 या 20 अब 24 आएगा तो वो लीप ईयर आपका आएगा। तो उन्होंने कह दिया कि भैया अगर 2024 के लास्ट के 2 दिन के क्या क्या पेयर बन सकते हैं। 2024 आने वाला है, वो आपका लीप ईयर है, देख लो 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर हो गया ना। अब ये कह रहा है कि इसके जो आखिरी के 2 दिन होंगे वो कौन कौन से दिन हो सकते हैं लीप ईयर में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टोटल डेज इन लीप ईयर। कई बच्चे कह देंगे कि मैम लिखने का मेथड बताओ, तो टोटल डेज इन लीप ईयर कितना होता है, 366 होता है। उसमें कितने कंप्लीट वीक बनेंगे, तो कंप्लीट वीक बनाने के लिए 7 से डिवाइड कर लो, 53 तो वीक्स बनते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा बनेंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ, 52 वीक्स सॉरी, तो 2 डेज एक्स्ट्रा बनेंगे। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे कि 360 डेज इज इक्वल टू 360 डेज का मतलब है कि भैया 52 वीक्स तो पूरे पूरे बन गए और 2 दिन और बचेंगे। 52 वीक्स का मतलब 52 तो हर बार 52 टाइम्स आएगा। वो कह रहा है कि ये जो आखिरी के 2 दिन है ये कौन कौन से हो सकते हैं, सबको पता है दिन कौन कौन से हो सकते हैं, या तो मंडे ट्यूसडे इकट्ठे आएंगे, है ना भाई। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्वेश्चन इन्होंने डाला ही क्यों है। मंडे ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे वेंसडे हो गया,
और या फिर वो वेंसडे थर्सडे साथ आएंगे, है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सोमवार और शनिवार इकट्ठे आ जाएंगे, तो ये तो सबको पता है कि भाई 52 वीक्स तो पूरे हो गए, अब 2 दिन बच रहे हैं, तो वो दिन या तो सोम मंगल होंगे या मंगल बुध होंगे या बुध वीर होंगे, या फिर वो वीर और शुक्र होंगे, या फिर वो फ्राइडे और सैटरडे होंगे, या फिर वो सैटरडे और संडे होंगे, और भैया या फिर वो संडे और मंडे होंगे। तो ये तो हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर कि भाई वो लास्ट के 2 दिन के कौन कौन से पेयर बनेंगे, तो वो पेयर मैंने यहाँ पर बना दिए। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राम विल विन द वॉच फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। अब राम के मित्रों ने कहा कि भैया 53 ट्यूसडे आएंगे तो मैं तुमको गिफ्ट दूंगा घड़ी। समझ में आ रही बात। अब ट्यूसडे 52 तो आ चुके हैं ना, 52 वीक्स में सारे दिन आएंगे तो 52 ट्यूसडे तो आ चुके हैं। अब अगर इन 2 दिनों में एक ट्यूसडे और रिपीट हो जाता है, एक ट्यूसडे और पड़ जाता है, तो 53 ट्यूसडे आ जाएंगे और उस बच्चे को घड़ी राम को मिल जाएगी। अब पेयर कितने बन रहे हैं यहाँ पर, 7 पेयर बन रहे हैं, यानी सैंपल स्पेस में 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ट्यूसडे कितनी बार आ रहा है, 2 बार, या तो मंडे और ट्यूसडे का पेयर बन रहा है या ट्यूसडे और वेडनेसडे का। तो हमने मान लिया कि लेट ई बी द इवेंट दैट 2 ट्यूसडेज अक्कर ऑन हिज बर्थ ईयर, इन हिज बर्थ ईयर आ जाएगा कि भैया जो उसका बर्थ ईयर उसके मित्रों ने सेलेक्ट किया, उसके फ्रेंड्स ने सेलेक्ट किया है, उसमें 2 ट्यूसडे, 2 बार मंगलवार आए, 2 बार ट्यूसडे आए, तो वो ई इवेंट हो गया। तो ई के फेवर में कितने आउटकम है, ओनली 2, ये 2 ही आउटकम है। देख लो इनमें 2 बार, 7 में से 2 बार ट्यूसडे आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, 2/7, और ये आपका आंसर आ जाएगा। बल्कि 10th क्लास का जो सैम्पल पेपर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल था। तो ये आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन है। मैं होप करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत जल्द आपके प्रैक्टिस पेपर अदर सब्जेक्ट्स के, तो मैं बता दूं कि अदर सब्जेक्ट्स के 4 प्रैक्टिस पेपर आपके बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैथ्स के अपलोड नहीं हुए। तो जैसे ही वो अपलोड होंगे मैं कोशिश करूंगी कि 4 प्रैक्टिस पेपर आपको मैं सॉल्व करवाऊं, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप एनसीईआरटी करें, मिसलेनियस करें और अपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू।